नेति की पास्ट विपुल जी का पछतावा। ये लाइन पढ़कर विपुल जी को नेति की बचपन की बातें याद आने लगी। जब वो लंदन से वापस आए थे, उसके दूसरे दिन वो एक बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे थे। तभी नेति उनके पास आई थी और उनके सामने खड़ी हो गई थी, जिस वजह से उन्हें थोड़ा गुस्सा आ गया था, क्योंकि उन्हें मीटिंग के लिए लेट हो रहा था। तब जब नेति ने बोला कि डैड, मुझे कल जैसा एक डॉल चाहिए, जैसा आप मेरे लिए कल ले थे, तो विपुल जी और भी इरिटेट हो गए, क्योंकि उन्होंने रूही के लिए दो और नेति के लिए एक डॉल लिया था। उन्हें लगा नेति को जलन ही रही है कि वो रूही के लिए दो डॉल ले है, इसलिए नेति को अब दो डॉल चाहिए। वो इरिटेट होकर वहां से चले गए थे। उन्हें नेति की बातें सुनने का कोई शौक नहीं था। अब भी उन्हें याद था कि नेति उन्हें कैसे अपनी आंखों में उम्मीद लिए हुए देख रही थी। अब उन्हें समझ आ रहा था कि नेति को जलन नहीं हो रही थी, बल्कि नेति भी एक डॉल चाहती थी, क्योंकि उसकी डॉल को रूही को दे दिया गया था। उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उन्हें रूही और सीखा जी पर भी गुस्सा आ रहा था। जब वो रूही के लिए दो डॉल लेकर आए थे, फिर रूही ने नेति की डॉल को क्यों लिया और सीखा जी ने ऐसा कैसे होने दिया? क्यों उन्हें इस बारे में कुछ भी क्यों नहीं पता? क्यों उन्होंने कभी इन सभी चीजों पर ध्यान नहीं दिया? वो वही बेड से टिक कर बैठ गए और दूसरे पेज पलट दिया। आज अरिजित भाई का बर्थडे है। मैं उनके लिए एक स्टार बॉक्स बनाने जा रही हूँ। मैं अरिजित भाई को ये गिफ्ट दूंगी, वो बेहद खुश हो जाएंगे। फिर अरिजित भाई मुझे भी रूही दीदी की तरह प्यार करेंगे। ये पढ़कर विपुल जी की होंठों पर छोटी सी स्माइल आ गई और उनकी आंखों में उदासी आ गई। तब नेति बस सबका प्यार चाहती थी, जो कोई भी नहीं दे पाया। अरिजित और बाकी सब से भी तब नेति प्यार करती थी, पर उन लोगों ने भी उसे वो प्यार नहीं दिया, जिस वजह से उसकी नफरत बढ़ती चली गई। दूसरे पेज पर नेति की आंसू थे। मैंने भाई को इतनी मेहनत से स्टार बनाकर गिफ्ट किया, पर भाई ने उसे नहीं लिया, क्योंकि मेरा गिफ्ट उन्हें पसंद नहीं आया। भाई ने बाकी सबसे गिफ्ट लिया, पर मेरी गिफ्ट को उन्होंने नहीं लिया। नेति के पास तो पैसे ही नहीं है। नेति तो बच्ची है ना, इसलिए नेति गिफ्ट खरीदने नहीं गई। क्या इसलिए अरिजित भाई को नेति का गिफ्ट पसंद नहीं आया? उसे पढ़कर विपुल जी का दिल टूट रहा था। उनकी बच्ची ने पूरे एक दिन मेहनत करके स्टार बॉक्स बनाया था, जिसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। उस वक्त वो छोटी भी थी, इसलिए कोई उसे पैसे नहीं देते थे, या यूं कहे कि कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता था। उसे जो चाहिए पार्वती जी और विश्वनाथ जी लेकर आते थे। उन्हें याद था अरिजित का बर्थडे, जब नेति ने उसे एक बॉक्स में बेहद सारा स्टार बना कर दिया था, जो बेहद खूबसूरत लग रहा था, पर अरिजित ने उसे बचकाना के कर नहीं लिया। किसी ने भी नेति की मेहनत और प्यार को नहीं देखा, जो उसने इसे बनाने में लगाए थे। विपुल जी को और भी बुरा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पछतावे के बोझ तले दब कर मर जाएंगे। वो आगे पढ़ने लगे। नेति की अभी तक रूम में कोई नामो निशान नहीं था। आज सब पार्टी में गए हैं। दादाजी की तबीयत खराब हो गई है, पर यहाँ नेति के सिवा कोई नहीं था। नेति को डर लग रहा है। दादी माँ भी नहीं है। रामू काका और मैं दादाजी को हॉस्पिटल ले आए हैं। कान्हा जी, मेरे दादाजी को जल्दी ठीक कर देना, क्योंकि दादाजी और दादी माँ नेति से बेहद प्यार करते हैं। वो सबसे बेस्ट है, इसलिए आपको उन्हें पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। उसके कुछ दिन का पेज खाली था। विपुल जी समझ गए कि नेति दादाजी की हेल्थ की वजह से दुखी होकर डायरी नहीं लिखती थी। शायद उसके बाद जून 21 पर लिखा गया था। आज मोम और डैड का बर्थडे है। आज सब खुश है और सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। नेति को भी कुछ गिफ्ट देना चाहिए, पर नेति के पास तो पैसा नहीं है और दादाजी भी घर नहीं है। दादी माँ भी दादाजी के पास हॉस्पिटल में है। मैं किससे पैसे मांगू? हाँ, दादी माँ ने कहा था जब भी जरूरत पड़े उनकी ड्रॉ में मेरे लिए पैसा है, मैं उसमें ले लूंगी और डैड और मोम के लिए गिफ्ट ले आऊंगी, तो डैड और मोम किस हो जाएंगे। वो नेति को भी फिर प्यार करेंगे। ये पढ़कर विपुल जी का दिल दहल गया। उस दिन की बात उन्हें आज भी याद था। उनका दिल मानो बाहर आने को था, क्योंकि उस दिन रूही ने सबको ये बताया था कि नेति ने दादी माँ की कमरे से पैसा चुराया, जिस वजह से सीखा जी ने नेति को थापड़ मारा था और उसकी कमरे में बंद कर दिया था। विपुल जी भी गुस्से में थे कि इतनी छोटी सी बच्ची ने चोरी करना सीख लिया है, इसलिए उन्होंने सीखा को उससे मारने से नहीं रोका। उन्होंने नियति की बात ही नहीं सुना और ना ही अपनी माँ को फोन करके पूछने की जहमत उठाया कि क्या नियति के लिए उन्होंने वहां पे पैसा रखा था या नहीं। डैड मोम सब गंदे हैं, सब बुरे हैं। किसी ने भी नियति की बात नहीं सुनी। नियति को रूम में बंद करके सब पार्टी में चले गए। नियति को भूख लगी है। नियति ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। दादाजी और दादी माँ होते तो नियति को जरूर खाना खिलाते। बाकी सब बुरे हैं। मोम ने नियति को कितना मारा। नियति की गाल दर्द कर रही है।
विपुल जी को अभी भी याद था जिस दिन रूही ने नियति पर चोरी का इल्जाम लगाया था। उस दिन सीखा जी ने नियति को रूम में बंद कर दिया और स्टाफ से उसके पास जाने को मना कर दिया ताकि वो अपनी गलती को रियलाइज कर सके। पर विपुल जी को समझ आ रहा था कि नियति को नहीं बल्कि उन्हें अपनी गलती का रियलाइज करना चाहिए था, क्योंकि सबसे बड़े मूर्ख और बेवकूफ तो वो खुद थे, जो बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे उन्होंने 4 साल की बच्ची को इतनी बड़ी सजा दे दिया और वहां पार्टी मनाने के लिए खुशी खुशी चले गए। क्या माँ बाप है वो? नियति सही कहती है, उनके जैसे माँ बाप कहलाने के लायक नहीं है। उनके होने से अच्छा कि बच्चा अनाथ हो, कम से कम उसे प्यार की उम्मीद तो नहीं रहेगी। ऐसे ही कई सारी पेजेस थे जहां नियति ने उसके साथ जो हुआ लिखा था और उसे पढ़ते हुए विपुल जी का दिल कांप रहा था। वो इतने पत्थर दिल और स्वार्थी कैसे हो गए कि उन्होंने अपनी छोटी सी बच्ची का दिल इस कदर तोड़ दिया, जो उसके दिल में इतनी नफरत बढ़ गई। उसके बाद वो दिन था जिस दिन नियति इस घर से हॉस्टल गई थी। आज रूही दीदी की बर्थडे था। नियति उनके लिए दादी माँ से कहकर ड्रेस लिया था, पर रूही दीदी ने उसे नहीं लिया। उन्हें वो ड्रेस पसंद नहीं आई। सब नियति को नापसंद करते हैं क्या? सच में नियति बुरी बच्ची है। लास्ट में था आज नियति को डैड मोम घर से निकाल रहे हैं। नियति तो बच्ची है, वो कैसे अकेली रहेगी? नियति को बेहद डर लग रहा है। मैंने रूही दीदी को धक्का नहीं दिया, पर कोई नियति की बातों पर बिलीव नहीं कर रहा है। दादाजी भी नहीं, दादी माँ हॉस्पिटल में है, इसलिए दादी माँ ने लगा कि नियति को इन लोगों के साथ रहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब नियति को हर्ट करते हैं। दादी माँ नियति ख्याल नहीं रख पाती है, पर नियति सबको छोड़कर जाना नहीं चाहती है। विपुल ने भारी दिल से पेज पलट दिया। उनके दिल में यही चल रहा था, नियति झूठ तो नहीं लिखेगी क्या? रूही को सच में गलत फहमी हुई थी। उन्हें रूही को थापड़ मारने का मन कर रहा था। उन्हें आज रूही सच में झूठी लग रही थी। आज नियति को रामू काका ने हॉस्टल में छोड़ दिया। कोई नहीं आया नियति को छोड़ने। नियति को बेहद डर लग रहा है। यहाँ कोई नहीं है डैड, नियति को ले जाओ ना प्लीज, मैं कुछ भी जिद नहीं करूंगी। उसके बाद की पेज में बस नियति की दोनों दोस्तों का जिक्र था कि कैसे उन्होंने उसे बुली होने से बचाया और कैसे सब स्कूल में उसे अनाथ के कर परेशान करते हैं, क्योंकि कोई भी उसे मिलने नहीं आता है। सबके फैमिली वाले डैड मोम भाई सब उनसे मिलने आते हैं, पर नियति से कोई भी मिलने नहीं आता। नियति बुरी नहीं है, नियति अनाथ नहीं है। नियति की दादी भी आती है ना मिलने, फिर सब नियति को अनाथ क्यों कहते हैं? डैड मोम नहीं आ रहे हैं इसलिए ना। मैं कल दादी से बोलूंगी कि वो डैड मोम को मुझसे मिलने आने के लिए बोले। ऐसे ही बेहद कुछ लिखा हुआ था। विपुल जी के दिल में जैसे कोई वार कर रहा था। उन्होंने नियति को हॉस्टल में छोड़ने के बाद उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। क्या उनकी बच्ची को वहां ऐसे बुली किया जाता था? उन्हें खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। उसके बाद लास्ट पेज था, जिसे पढ़कर विपुल जी का दिल मानो टूटकर बिखर गया। आज उन लोगों ने नियति को फिर से बुली किया। आज सुमन और खुशी नहीं थे। नियति को उन्होंने पुल ने धक्का दे दिया था। नियति को तैरना नहीं आता है, पर नियति को एक सीनियर ने बचा लिया। नियति ने उनके खिलाफ कंप्लेंट किया, पर टीचर ने बोला कि वो बेहद पावरफुल घर के बच्चे हैं, हम उनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं ले सकते। नियति क्या करे, वो फिर से नियति को परेशान करेंगे। उसके बाद लास्ट पेज उन्होंने पलटा। आज नियति मर गई। आज से कोई कमजोर नियति इस दुनिया में नहीं है। अगर दुनिया बुराई से भरी है तो अच्छाई का क्या काम? अगर अच्छाई को देखना है तो बुराई को अपनाना चाहिए, और नियति यही करेगी। यहाँ सिर्फ पैसा मायने रखता है, और पैसों की ढेर पर बैठने के लिए लाशों की ढेर पर कदम रख के आगे बढ़ना चाहिए। इसके आगे सारे पेज खाली था। ये लास्ट की कुछ लाइन दिशा ने लिखी थी जब वो नियति की बॉडी में आई थी, और उसके लिए लाशों का ढेर कुछ भी नहीं था। उसके हिसाब से सब कुछ पैसा ही है। विपुल जी की आंखों से आंसू बहने लगे। ही भगवान, उन लोगों ने क्या कर दिया? उन लोगों ने खुद ही अपनी मासूम सी बच्ची को आज ऐसा बना दिया। अगर नियति प्रोटेक्ट ही कर बड़ी होती तो उसे इतना सब कुछ बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, अगर आप चाहती हो मैं मर जाऊं तो भी मैं तैयार हूँ। मैं सच में एक बुरा बाप हूँ। हमने अपनी बच्ची को खो दिया। सीखा, अनजान शख्स। विपुल जी रोने लगे। उन्हें बेहद ज्यादा पछतावा और खुद को दोषी महसूस हो रहा था। वो इतने स्वार्थी और बुरा कैसे हो गए? उन्हें कैसे अपनी छोटी सी बच्ची की मासूमियत नजर नहीं आया? उन्हें खुद पर गुस्सा आ रहा था। इसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार थे। उन्होंने खुद ही अपनी मासूम बच्ची की मासूमियत को छीन लिया। आज उनकी बच्ची अगर ऐसी बन गई है तो इसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। रूही और अमृत अर्जित के लिए नियति की नफरत जायज है। जब आपके सामने ऐसा माहौल हो तो कोई भी नफरत करने पर मजबूर हो जाएगा। पर अफसोस ये सब समझने में उन्होंने बेहद देर कर दिया था। वहीं नियति जो टेरेस पर थी, वो अपनी रूम में विपुल जी की आने से लेकर अब तक की वीडियो देख रही थी। ये सब देखकर वो किसी शैतान की तरह हंसने लगी। चू चू चू, मिस्टर विपुल शेखावत, आप जितना अफसोस करेंगे उतना ही अच्छा है।
पर ये काफी नहीं है, क्योंकि वो नियति कभी वापस नहीं आएगी और उसकी मौत की जिम्मेदार सिर्फ आप लोग हैं और मैं आप सबको इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। अब नियति की यादें, नियति की बॉडी, उसकी जिंदगी सब उसकी अपनी हो गई थी। वो उन यादों से उसकी हंसी, खुशी, दुख, दर्द सब महसूस कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद ही ये सब जिया हो। अब वो खुद नियति थी। वो बदला लेने से पीछे नहीं हटने वाली थी। वो चाहे तो विपुल जी को जाकर डायरी पढ़ने से रोक सकती थी, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने लैपटॉप में सीसीटीवी फुटेज बंद किया और अपना काम करने लगी। 1 घंटे बाद वो वहां से उठी और अपनी रूम में चली गई। विपुल जी अभी भी नीचे बैठकर खुद को कोस रहे थे। तभी उन्हें कदमों की आवाज आने लगी। विपुल जी ने नजर उठाकर सामने देखा तो नियति रूम में आ रही थी। उन्हें अभी भी अपने रूम में देखकर नियति की भौहें सिकुड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विपुल जी अभी तक यहाँ से क्यों नहीं गए हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मिस्टर विपुल शेखावत? क्या आप रास्ता भूल गए हैं? नियति ताना मारते हुए बोली। या फिर आप गलती से अपनी प्यारी इकलौती बेटी रूही की कमरे की जगह यहाँ आ गए हैं? नियति अंदर आकर बोली। उसकी आंखें सर्द हो गई थी। उसकी बात सुनकर विपुल जी की आंखों में आंसू आ गए। वो जल्दी से खड़े हुए और नियति के सामने जाकर बोले, नियति बच्चा, मुझे पता है तुम मुझसे और बाकी सबसे नफरत करती हो और मैं तो माफी की लायक भी नहीं हूँ, फिर भी मैं तुम्हें माफी मांगना चाहता हूँ बच्चा। तुम जो चाहो मुझे सजा दे सकती हो। मुझे वो हर सजा मंजूर है जो तुम मेरे लिए तय करोगी। नियति उनकी बात को बीच में काटते हुए बोली, अगर आपको पता है आप माफी के लायक नहीं है, तो फिर आप मुझे माफी क्यों मांग रहे हो, मिस्टर विपुल शेखावत? आपको क्या लगता है मैं वो मासूम बच्ची हूँ जिसे आप माफी मांग रहे हो? मैं वो आग हूँ जो सब कुछ जलाकर राख कर सकती है, यहाँ तक कि आप सबकी मौजूद भी। अगर मेरी बात माने तो आपको अपने बच्चों की फिक्र करनी चाहिए। क्या पता मैं कब कैसे उनके साथ क्या करूं। क्या आपको डर नहीं है कि मैं आपकी प्यारी बेटी को नुकसान पहुंचा दूंगी? वैट जरूर आपको ये डर है कि मैं आपकी प्यारी इकलौती बेटी को चोट पहुंचा दूंगी, इसलिए आप यहाँ आकर मुझसे ये माफी मांगने का नाटक कर रहे हैं, है ना? पर आपका ये माफी मांगना किसी काम का नहीं है। नियति हंसते हुए बोली, नहीं बच्चा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है। और रूही मेरी इकलौती बेटी नहीं है, तुम भी मेरी बेटी हो। विपुल जी नियति को समझाने की कोशिश करते हुए बोले, नहीं, मुझे आपकी बेटी बनने का कोई शौक नहीं है मिस्टर विपुल शेखावत, क्योंकि मुझे तुम सबसे नफरत है। नियति टेडी स्माइल करते हुए बोली, जहां तक मुझे पता है इस रूम को मेरी दादी माँ ने मेरे लिए तैयार किया है और मैं किसी को भी यहाँ आने के लिए अलाउ नहीं करती, खास करके आपको और आपकी घटिया फैमिली को तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आप अभी जा सकते हैं और दोबारा मेरी बिना परमिशन के मेरी रूम में एंटर करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। विपुल जी की आंखों में आंसू था। वो बेहद कुछ कहना चाहते थे, बेहद कुछ पूछना चाहते थे, माफी मांगना चाहते थे, पर वो जानते थे कि नियति उनकी बात नहीं सुनने वाली थी। वो भारी कदमों से रूम से बाहर चले गए। वो कैसे नियति से माफी मांगे, बस वही सोच रहे थे। नियति ने डोर लॉक कर दिया। विपुल जी उसकी रूम के बाहर खड़े उसकी रूम को देखते रह गए। वहीं नियति की होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। वो चेंज करने के लिए वार्डरोब में चली गई। थोड़ी देर में चेंज करके वो सो गई। वहीं विपुल जी भरी मन के साथ अपने रूम में पहुंचे। सीखा जी अभी तक नहीं सोई थी। उन्हें आज नींद ही नहीं आ रही थी। वो नियति की कही हुई बातों के बारे में सोच रही थी। विपुल जी को देखकर वो उठकर बैठ गई। सीखा जी को लगा हर दिन की तरह शायद विपुल जी स्टडी रूम में थोड़ा देर तक काम कर रहे होंगे। विपुल जी जाकर बेड पर बैठ गए और बेड रेस्ट से अपना सिर टिका दिया। उनकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। उन्हें इस तरह रोते देखकर सीखा जी परेशान हो गई। क्या हुआ विपुल जी, आप रो क्यों रहे हो? क्या आप अभी भी नियति की कही बातों के बारे में सोचकर दुखी है? विपुल जी ने सीखा जी को देखा और बोले, सीखा, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुमने मुझसे शादी करके बेहद बड़ी गलती कर दिया है? मैं पहले से शादीशुदा था, मेरे 3 बच्चे थे। तुम ये भी जानती थी कि मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे सकता, फिर भी तुमने मुझसे शादी किया, जबकि तुम एक अच्छी अमीर खानदान की लड़की थी। तुम्हें कोई भी अमीर और मुझसे अच्छा लड़का मिल सकता था। मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली ने भी तुमसे रिश्ता तोड़ दिया। सीखा जी ने उनकी हाथ पर हाथ रखा और बोली, बिल्कुल भी नहीं, आप मेरे लिए बेहद जरूरी हो। और मैंने पहले भी कहा, आपके 3 बच्चे मेरे भी बच्चे हैं। जब मैंने रूही को पहली बार गोद में लिया था, तब से मैंने उसे अपनी खुद की बेटी मान लिया था। और आप ये भी जानते हैं कि मैं कॉलेज में आपको पसंद करती थी, पर आपकी शादी के बाद में पीछे हट गई। पर बाद में जब आपने शादी की बात की तो मैं मना कर सकती थी। पर सच तो ये है, मैंने 3 बच्चों के लिए शादी किया। मैं उन्हें माँ की कमी नहीं होने देना चाहती थी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और आपको बाद में मुझसे इतना प्यार तो हुआ, तो आप खुद को जिम्मेदार कैसे मान सकते हो? मुझे आपका प्यार मिला,
यही मेरे लिए काफी है। नहीं सीखा, इसमें सब मेरी गलती है। मैंने अपने बच्चों की देखभाल के लिए तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मेरे ही वजह से और तीनों बच्चों की वजह से हमारी बच्ची नियति आज इतनी बदल गई है। वो हम सबसे इतनी नफरत करती है कि शायद हम मर जाए तो भी उसे फर्क नहीं पड़ेगा। भले ही मैं तुमसे बेहद ज्यादा प्यार करता हूँ, पर मैं हमारी बच्ची को प्यार नहीं दे पाया सीखा। मैं एक बेहद बुरा बाप हूँ। तुम्हें नहीं पता सीखा कि हम सबने मिलकर अपनी मासूम सी बच्ची को किस कदर तोड़ दिया है और उसे क्या से क्या बनने पर मजबूर कर दिया है। आप क्या कहना चाहते हो? क्या फिर से आप और नियति बात कर रहे थे? क्या नियति ने फिर से आपसे कुछ कहा? सीखा जी असमंजस में बोली। नहीं सीखा जी, वो तो हमसे नफरत करती है। फिर विपुल जी ने नियति की डायरी में पढ़ी हर बात सीखा जी को बता दिया। उनकी बात सुनकर सीखा जी भी रोने लगी। उन्हें भी बेहद पछतावा हो रहा था। विपुल जी, क्या आप सच कह रहे हो? हमने सच में बेहद बड़ी गलती कर दिया है विपुल जी। विपुल जी फीकी स्माइल करते हुए बोले, मैंने बेहद गलत कर दिया है सीखा। मैंने हमारी बच्ची के साथ बेहद गलत कर दिया। तुम भी रूही की वजह से नियति के साथ बेहद गलत कर बैठी सीखा। हम दोनों और तीनों बच्चे सिर्फ नियति के दोषी है। हम सबके होते हुए भी हमारी बच्ची ने कितना सफर किया। हम माँ बाप कहलाने के लायक नहीं है। हमने अपनी बच्ची को खो दिया सीखा। अब वो हम कभी मोम डैड नहीं बुलाएगी। क्या तुम इमेजिन कर सकती हो कि हमने उसे किस कदर तोड़ दिया है, कि उसके अंदर इतनी ज्यादा नफरत भर गई है। वो सबसे छोटी थी। हमें अमृत अर्जित रूही पर नहीं नियति पर ध्यान देना चाहिए था। उसे प्यार देना चाहिए था, पर आपने स्वार्थ और इनसिक्योरिटी में हम सबने उल्टा ही किया। हमारे होते हुए भी हमारी बच्ची को सब अनाथ कहते थे। क्या तुम सोच सकती हो कि उसकी दिमाग में क्या असर हुआ होगा इस बात से? सीखा जी भी रो रही थी। विपुल जी, हमें अब क्या करना चाहिए? क्या कोई चांस नहीं है कि हम अपनी बच्ची से माफी मांग सके और उसे मना सके? विपुल जी ना में सिर हिलाकर बोले, ऐसा कुछ अब पॉसिबल नहीं गई सीखा। वो हमसे बेहद दूर हो गई है और बेहद नफरत करती है। दोनों की आंखों में आंसू थे। फिर भी हम कोशिश तो करनी चाहिए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और सोने की कोशिश करने लगे, पर उन्हें नींद कहाँ आने वाला था। वो बस करवट बदल रहे थे और उनकी आंखों की आंसू तकिए को भिगो रहे थे। वहीं नियति के रूम में नियति अब तक सो चुकी थी। तभी एक हवा की झोंका आया और बालकनी का डोर धीरे से खुला। एक इंसान पूरे ब्लैक कपड़े में खुद को कवर करके अंदर आया और नियति की बेड के पास चला गया। उस इंसान ने साफ गहरी नजरों से नियति को देखा और उसे बेड पर बैठ गया। उसकी डार्क ब्राउन आंखें नियति को ऊपर से नीचे तक घूर रही थी। उसने अपने हाथ से ग्लोब को निकाला और अपनी उंगलियों को नियति की माथे से लेकर गाल तक फिराने लगा। वो नियति की गर्दन तक धीरे धीरे सहला रहा था। फिर उसने अपनी उंगली से नियति की होंठ को छूने लगा और सहलाने लगा। नियति और प्रखर की फाइट। कॉन्सर्ट। नियति, जो नींद में भी अलर्ट रहती थी, उसकी नींद टूट गई। जैसे ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसे छू रहा है, उसने झटके से अपनी आंखें खोली तो उसकी ब्लू गहरी आंखें दो डार्क ब्राउन आंखों से जा मिली। जो उसे बड़ी इंटेंस नजरों से देख रहा था, उस इंसान के मुंह पर एक ब्लैक मास्क था। उसकी उंगलियां नियति की होंठों को अभी भी छू रहे थे, जैसे उसे नियति की उठने से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। नियति ने एक स्विफ्ट टर्न किया और उस आदमी की हाथ को झटके में मोड़ दिया, पर इससे उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी होठों पर टेढ़ी स्माइल आ गई, पर मास्क की वजह से पता ही नहीं चला। उसने भी एक लेफ्ट स्विफ्ट मूव किया और नियति की हाथ से अपनी हाथ को छुड़ा दिया। ये देखकर नियति थोड़ा हैरान थी, इतना फास्ट कोई कैसे हो सकता है। उसके सिवा उसने आज तक किसी को इतनी फास्ट मूव करते हुए नहीं देखा था। नियति बेड से नीचे उतर गई और उस आदमी को एक तेज किक किया। वो आदमी भी बेहद फास्ट था। वो इतनी तेजी से घुमा कि जैसे कोई भूत हो। नियति की पैर सिर्फ उस आदमी के लहराते हुए काले कोट पर लगा। नियति को हैरानी हो रही थी, ये इंसान तो उससे भी फास्ट मूव कर रहा है। अब तो नियति को ये आदमी अपनी कंपटीशन लग रहा था। ईशानी ने उसकी नेक पर वार किया, पर उस आदमी ने अपने हाथ से रोक दिया। दोनों फाइट करने लग गए, जैसे जैसे दोनों रूम में फाइट कर रहे थे। नियति की आंखें छोटी होती जा रही थी। ये आदमी कौन है जो उसके रूम में घुस आया और इतना फास्ट, उससे भी फास्ट? तुम कौन हो, अपना चेहरा दिखाओ। नियति कोल्ड आवाज में बोली। उसे ये आंखें जानी पहचानी लग रही थी, पर वो कंफर्म नहीं हो पा रही थी कि ये कौन है। वहीं उस आदमी की डार्क ब्राउन आंखों में भी थोड़ा हैरानी दिखाई दे रहा था। उस आदमी ने झटके से नियति को अपने पास खींचा और गहरी आवाज में बोला, अगर मेरा चेहरा देखना है तो कुछ दिन इंतजार करो स्वीट हार्ट। उसने नियति की होंठों पर किस किया। अब तक दोनों फाइट करते करते बालकनी की तरफ आ गए थे। नियति को अब ये खुशबू, ये छुअन आवाज थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था, पर तभी उसे अपनी हालत का ख्याल आया तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। हाउ डेयर यू किस मी। नियति गुस्से से गुराई और कोहनी से उस आदमी की चेस्ट पर वार किया। वो आदमी थोड़ा पीछे हट गया और अपने मास्क के ऊपर से अपने होठों पर हाथ फेरते हुए बोला,
बहुत जल्द मेरे पास आने के लिए तैयार रहो। तुम बहुत टेस्टी हो, ये मास्क रुकावट बन रहा। बहुत जल्द तुम्हारी होठों मेरे होठों में कैद हो जाएंगे। इतना कहकर वो बालकनी से कूद गया। नियति गुस्से से खुद भी उसे मारने के लिए कूदने वाली थी। तभी उसने देखा वो आदमी डायरेक्ट नीचे कूदा पर उसे खरोच भी नहीं आया था। वो इतनी तेजी से वॉल की तरफ गया कि उसे देखना लगभग नामुमकिन हो गया। वो किसी हवा की झोंके की तरह था। नियति रुक गई, उसकी आंखों में कोल्ड चमक आ गई। आज तक उसने इतनी फास्ट मूव करते हुए किसी को नहीं देखा था। वो खुद भी शायद इतनी तेजी से नहीं भाग सकती थी। वो थोड़ी देर सोचते हुए अंदर आ गई। तभी उसे बेड पर पड़ा एक ब्लैक ग्लोव नजर आया। उस ग्लोव को देखकर नियति ने उसे हाथों में ले लिए और बोली, तुम जो कोई भी हो, मुझे छूकर तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। उसने अपनी मुठिया भींच लिया और अपनी होठों को छुआ। उस आदमी ने मास्क से ही उसकी होठों को चूम लिया था। जिंदगी में पहली बार उसे ऐसा फील हुआ था। नियति को अब नींद नहीं आ रही थी। वो बेड पर बैठ गई और अपने लैपटॉप से सीसीटीवी फुटेज देखने लगी, पर फिर भी उसे कोई क्लू नहीं मिला। पर बालकनी में वो इंसान डायरेक्ट ऊपर कूद कर आया था, किसी सपोर्ट से नहीं। ये देखकर नियति थोड़ा हैरान थी। कोई इंसान ऊपर से नीचे तो कूद सकता है, पर नीचे ने 4th फ्लोर के ऊपर कैसे कूद सकता है, जब तक कि उसके पास पंख ना हो। और इंसान के पास पंख है, ये सोचना भी कितना मजाकिया है। वहीं नीचे एक इंसान कार में बैठा हुआ था। उसने अपने चेहरे से मास्क हटा दिया तो उसका चेहरा नजर आया, जो कोई और नहीं प्रखर था। बनी, मेरी बनी, अब मैं श्योर हूं कि तुम्हें भी हमारी पिछली जिंदगी की सब कुछ याद है। फिर मेरी बनी मुझसे दूर क्यों भाग रही है? उसकी डार्क ब्राउन आंखें इस वक्त सुनहरी चमक बिखेर रही थी। बस कुछ दिन और बनी, उसके बाद में सबको उनकी औकात दिखाऊंगा। जिन सबने हमें अलग किया था, उन सबको सामने लाऊंगा। सब एक एक करके मरेंगे, कोई जिंदा नहीं बचेगा। हमारे बच्चे के लिए उन सबको मरना होगा, जिनकी वजह से हम चारों जलकर मर गए। उन्हें भी जलकर मरना होगा। प्रखर की आंखों का सुनहरा रंग और भी गहरा हो रहा था। तभी उसका फोन रिंग हुआ तो वो होश में आया। उसकी आंखों का सुनहरा रंग बदलकर फिर से नॉर्मल हो गया। उसने कार स्टार्ट किया और वहां से निकल गया। सुबह का वक्त, शेखावत विला। नियति जल्दी उठ गई थी और अपना काम कर रही थी। उसे कल रात की बातें अभी भी याद थी। वो वहां से नीचे चली गई। नीचे सब बैठे हुए थे। विपुल जी और सीखा जी की आंखें रोने की वजह से थोड़ी सूज गई थी। तभी सबकी नजर नियति पर पड़ी को ऊपर से आ रही थी। आज भी उसने ब्लैक आउटफिट ही पहना हुआ था। जब से वो आई थी, किसी ने भी उसे ब्लैक और ग्रे के सिवा किसी भी कॉलर में नहीं देखा था। जैसे उसकी जिंदगी में किसी और रंग के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। उसकी पर्सनालिटी भी ऐसे ही थी, कपड़े भी जो उसे सूट करती थी। नियति आकर दादाजी और दादी माँ के पास बैठ गई। अर्जित अमृत की कान में धीरे से बोला, भाई, ये नियति की कोई और कॉलर फेवरेट नहीं है क्या? हर दिन बस ब्लैक और ग्रे कपड़े पहनकर वो थक नहीं जाती है क्या? अमृत ने सिर हिला दिया। जो उसे पसंद है वही पहन रही है। अर्जित धीरे से बोला, पर भाई, क्या आपको नहीं लगता ये थोड़ा बोरिंग है? अमृत ने उसे घूर कर देखा और बोला, इससे तुम्हें क्या? तुम क्यों उसकी मैटर में घुस रहे हो? क्या तुम उसकी वार्निंग को भूल गए? उसने तुमसे मना किया था ना उसके बारे में कुछ बोलने को। अर्जित चुप हो गया। वहीं विपुल जी नियति को निराश होकर देख रहे थे। अपनी बच्ची को देखकर वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या बोले। उन्होंने जो किया था, इसके लिए माफी मांगने का अब कोई फायदा नहीं था। वो अपनी बच्ची को उसकी बचपन लौटा नहीं सकते थे, जो उससे उन लोगों छीन लिया था। वो उसकी खुशियों को, उसकी मासूमियत को लौटा नहीं सकते, जो उन सब की वजह से छीन गई थी। तभी रूही, जो गुस्से और नफरत से नियति को घूर रही थी, उससे रहा नहीं गया तो वो बोल पड़ी। उसे सच में जिस तरह उसके डैड और मोम नियति को देख रहे थे, उससे बेहद जलन हो रही थी। नियति, कल मोम डैड की एनिवर्सरी है। तुम भी तो इस साल रहोगी, तो क्या तुमने सोचा है कि तुम मोम डैड को क्या गिफ्ट दोगी? उसकी ऐसी बातें सुनकर नियाई की भौहें सिकुड़ गई। ये लड़की क्या सबके सामने फिर से चाल चल रही है? ये किस पर चाल चलने की कोशिश कर रही है? वो तिरछी स्माइल करते हुए बोली, मिस रूही, तुम्हारे मोम डैड की एनिवर्सरी है, तो मुझे क्यों उन्हें गिफ्ट देना चाहिए? तुम हो ना अपनी मोम डैड को गिफ्ट देने के लिए। क्या तुम चाहती हो मैं उन्हें उनकी एनिवर्सरी पर उनके लिए बनाए कब्र को खोद कर गिफ्ट करूं? उसकी बात सुनकर सब सदमे में थे। विपुल जी और सीखा जी की आंखों में आंसू आ गए। नियति, तुम ये मोम डैड के बारे में कैसे बात कर रही हो? रूही थोड़े गुस्से से बोली। वो तो ये चाहती थी कि सबसे कहे कि उसने मोम डैड के लिए अपनी हाथ से पेंटिंग बनाया है। पर नियति इस फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं सोचती है, इसलिए उसने मोम डैड के लिए कुछ नहीं किया। वो दादाजी और दादी माँ को बताना चाहती थी, नियति नहीं, वो उनकी पोती है, ताकि दादाजी और दादी माँ के दिल में नियति के लिए प्यार कम हो जाए। तभी विपुल जी गुस्से से बोले, रूही, नियति तुम्हारी छोटी बहन है, उसे गिफ्ट देने की क्या जरूरत है? क्या कभी तुम लोगों ने या हमने उससे गिफ्ट एक्सेप्ट किया था?
तो फिर ये बात कहाँ से आ गई? और नियति अगर नहीं चाहती कि तुम उससे बात करो तो तुम्हारी चुप रहना ही बेहतर है। आपने डैड की बात सुनकर रूही हैरान थी। अमृत, अर्जित और नेहा भी हैरान थे, क्योंकि आज तक कभी भी विपुल जी ने रूही से इतनी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। डांटना तो दूर की बात है, रूही की आंखों में आंसू आ गए। डैड में तो बस नियति से पूछ रही थी, रूही कुछ और कहती। विपुल जी थोड़े गुस्से में बोले, बस रूही, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जिसे हर बात बार बार समझानी पड़े। नियति की होठों पर एक जहरीली स्माइल थी। वो अपनी गर्दन पर हाथ फेर रही थी। ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ क्या डायरी को पढ़कर? वैसे अच्छी बात है, एक एक करके सारे रिश्ते टूटेंगे, इतना सोचकर नियति मन ही मन हंस रही थी। तभी जय वहां पर भागते हुए आया और नियति के पास बैठ गया। वहीं बाकी सब जो रूही के लिए बोलने वाले थे, जय की चिल्लाने से वो चुप हो गए। जय चिल्लाते हुए बोला, लिटिल सिस्टर, तुम्हें पता है निक का कॉन्सर्ट पहली बार इंडिया में होने वाला है। उसका बैंड मुझे बेहद पसंद है, उनका हर एक मेंबर एक्सीलेंट है। उसकी बात सुनकर नियति ने सिर हिला दिया। उसकी आंखें घूम गई। उसे कैसे पता नहीं होता, वो ये सब उसके लिए ही तो कर रहे हैं। क्या बकवास है, ये लोग इतने बड़े शो ऑफ कर रहे हैं है सिर्फ उसे बुलाने के लिए। तभी जय बोला, मैं हम दोनों के लिए टिकट लेना चाहता था, पर अफसोस मुझे टिकट ही नहीं मिला। इतने फैंस हैं, उसके बाहर से भी आ रहे हैं, एक भी सीट नहीं है। मैं आपकी तरह बेवकूफ नहीं हूँ, रॉक बैंड। तभी जय बोला, मैं हम दोनों के लिए टिकट लेना चाहता था, पर अफसोस मुझे टिकट ही नहीं मिला। इतने फैंस हैं, उसके बाहर से भी आ रहे हैं, एक भी सीट नहीं है। और तो और सब अपना कनेक्शन लगाकर टिकट बुक कर रहे हैं। इतना कहकर जय उदास होकर बैठ गया। क्या आपको निक का कॉन्सर्ट इतना ज्यादा पसंद है भाई? नियति ने जय को हैरानी से देखते हुए पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस गधे निक में इतना क्या खास है, जो उसका भाई उसे इतना पसंद करता है। नियति की बात सुनकर जय खुशी से बोला, अरे लिटिल सिस्टर, तुम्हें नहीं पता, वो बेहद ही टैलेंटेड सिंगर और रैपर है। उसके तो करोड़ों में फैंस है, इंडिया के साथ बाहर और देश में भी उसके फैंस हैं। भले ही निक इंडियन है, पर वो शायद फैमिली के साथ बाहर रहता है और ज्यादातर कॉन्सर्ट वहीं करता है। पर अफसोस मैंने कभी उसका कॉन्सर्ट अटेंड नहीं किया है। छोड़ो, फिर कभी चले जाएंगे। इतना कहकर जय फिर से टिकट है कि नहीं चेक करने लगा। कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ टिकट ले मिनट पर बिक जाते थे। जो लोग अटेंड नहीं करते थे, वो ज्यादा पैसा लेकर टिकट बेच देते थे। तभी रूही बोली, जय भाई, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? लगता है नियति को निक के बारे में कुछ नहीं पता। निक कोई छोटा नाम नहीं है, वो पूरे दुनिया में अपनी सॉन्ग्स और कॉन्सर्ट के लिए फेमस है। बड़े बड़े रिच लोग भी कॉन्सर्ट का टिकट हासिल नहीं कर पाते हैं। वैसे मुझे भी निक बेहद पसंद है। भाई, क्या आप मेरे लिए नेहा और जय भाई के लिए टिकट अरेंज कर सकते हो प्लीज? उसकी बात सुनकर जय की आंखें छोटी हो गई। वो रूही को देखते हुए बोला, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है, ना ही मुझे तुम्हारे भाई की बुक किए टिकट की जरूरत है। उसकी बात सुनकर रूही की आंखों में आंसू आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था, जय भाई उसके साथ ऐसे क्यों बात करते थे? उसने क्या गलती किया है? जय भाई उस घटिया लड़की नियति से तो कितने प्यार से बात करते थे, फिर उसके साथ और नेहा के साथ क्यों? वो कभी बात नहीं करते थे। तभी अमृत बोला, जय, रूही ने कोई गलत बात तो नहीं कहा, वो बस टिकट की बात कर रही थी। जय उसकी बात को बीच में काटते हुए बोला, अमृत भाई, भले ही मैं आपको रिस्पेक्ट देने के लिए भाई कहता हूँ, पर मैं आपकी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। मैं रूही की इंटेंशन को अच्छे से समझ पा रहा हूँ। उसने बस मेरे लिए, आपने लिए और नेहा के लिए टिकट मांगा, पर नियति की नाम तो उसने एक बार भी नहीं लिया। वो बस नियति को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। जय रूही को घूरते हुए बोला, नहीं भाई, मैंने ऐसा नहीं सोचा, और ना ही मैं नियति को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। नियति मुझसे नफरत करती है, मुझे लगा वो हमारे साथ नहीं आएगी, इसलिए मैंने सिर्फ हम तीनों के बारे में बोला। सॉरी अगर मैंने आपको हर्ट किया है, तो रूही रोते हुए बोल रही थी, जिसे उसके साथ कितना ज्यादा अन्याय हो रहा हो। अर्जित ने उसे अपनी गले से लगा लिया। उसे अपनी बहन के लिए बेहद बुरा लग रहा था। थोड़ी देर पहले उनके डैड ने प्रिंसेस को डांटा और अब जय। जय, रूही तुम्हारी बहन है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसके साथ कुछ ज्यादा रूड हो रहे हो? वो तो तुमसे कितना प्यार करती है, फिर तुम्हें रूही से क्या प्रॉब्लम है? जय हंसते हुए बोला, प्यार और ये मुझे करती है, मैं कोई अंधा या बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे ये बात अच्छे से पता है कि ये चालक लोमड़ी कितनी अच्छी है। जब इसके दोस्त मुझसे झगड़ा करते हैं, ये खड़ी रहकर एंजॉय करती है। ये छोटी है इसलिए मैं उसे छोड़ देता था, पर मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, ये मेरी बहन नहीं है। ये लड़की मेरी बहन बनने की लायक नहीं है। तभी अमृत फोन में देखते हुए बोला, बस अब और झगड़ा नहीं। टिकट ऑलरेडी बुक है, कोई भी सीट नहीं है।
उसकी बात सुनकर रूही अपनी आंसू साफ करने लगी। उसे गुस्सा आ रहा था कि टिकट क्यों नहीं है। तभी नियति की होठों पर डेविल स्माइल आ गई। वो जय को देखते हुए बोली, भाई क्या आप कॉन्सर्ट में जाना चाहते हो? जय ने हाँ में सिर हिला दिया और एक्साइटेड होकर बोला, हाँ, क्या तुम कनेक्शन यूज करके टिकट ला सकती हो? नियति कुछ बोलती उससे पहले अर्जित मुंह बनाकर बोला, जय तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? भले ही नियति की एक ब्रांड है और वो एक इंटरनेशनल रेसर है, पर ये कोई नॉर्मल कॉन्सर्ट नहीं है। जब अमृत भाई कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो नियति क्या करेगी? रूही और नेहा भी बोले, हाँ, आपको ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। रूही तो मन ही मन सोच रही थी, ये नियति चाहे कितनी बड़ी रेसर और डिजाइनर क्यों ना हो, ये इतनी बड़े स्टार निक की कॉन्सर्ट टिकट कहाँ से लाएगी? जब नहीं ला पाएगी तो जो नियति की बेइज्जती होगी, रूही वो बेइज्जती देखना चाहती थी। नियति ने कुछ नहीं कहा, बस उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। एक रिंग जाते ही उधर से किसी ने कॉल उठा लिया और एक एक्साइटेड आवाज आई, हे नियति, क्या सच में तुमने मुझे कॉल किया है? कहीं मैं कोई सपना तो न्यू देख रहा हूँ ना? बकवास मत करो निक, मुझे तुम्हारे कॉन्सर्ट की टिकट चाहिए। मैं एक एड्रेस देती हूँ, उस पर टिकट पहुंच जाना चाहिए। नियति की बात सुनकर उधर से निक चिल्लाते हुए बोला, सच में नियति, क्या तुम सच में फाइनली मेरे कॉन्सर्ट में आने वाली हो? ओ माय गॉड, मुझे ये बात सभी बैंड मेंबर को बतानी होगी। फाइनली तुम एक बार आने के लिए मानी तो सही। बस इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, एड्रेस भेज दिया, देखो टिकट पहुंच देना। नियति एड्रेस टाइप करते हुए बोली। वहीं निक एड्रेस को देखते हुए बोला, ठीक है नियति, जितना टिकट चाहिए मिल जाएगा। तुम चाहो तो अपनी पूरी फैमिली, सोसाइटी, अगल बगल, स्कूल के फ्रेंड्स सबको ला सकती हो। नियति अब उसकी बकवास बातें सुनने की मूड में नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ कॉल कट होने के बाद एक लड़का अपने हाथ में फोन लिया उदासी से फोन को देख रहा था। फिर एड्रेस देखकर एक्साइटेड हो गया। दो लड़की और दो लड़के उसके पास आ गए। क्या हुआ, क्या तुम नियति से बात कर रहे थे? एक लड़के ने पूछा। तो निक खुश होते हुए बोला, यस, और ये देखो नियति ने एड्रेस दिया है। उसे कॉन्सर्ट की टिकट चाहिए। वीआईपी लॉन्च की टिकट मैनेजर को कहकर जितनी जल्दी हो सके भेज दो। उसकी बात सुनकर एक लड़की बोली, नहीं निक, मुझे लगता है हम सबको खुद जाकर नियति को सरप्राइज देना चाहिए। वैसे भी 8 बजे कॉन्सर्ट है, तब तक हम यहाँ क्या करेंगे? इससे तो यही अच्छा है कि हम नियति के साथ रहे। हमें भी उसकी इंडिया वाले घर देखनी चाहिए। उसकी बात सुनकर निक बोला, ग्रेट आइडिया एमी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम सबको खुद उसे टिकट देने के लिए चलना चाहिए। सब जाने के लिए तैयार हो गए और जल्दी से लॉन से निकल गए। वहीं नियति को ये लोग परेशान न करे इसलिए उसने फोन काट दिया था और जय को देखते हुए बोली, आधे घंटे में टिकट मिल जाएगा। ये सुनकर रूही हंसते हुए बोली, नियति क्या तुम मजाक कर रही हो? आई मीन मेरी बात को गलत मत समझना, पर अमृत भाई भी टिकट अरेंज नहीं पाए और तुम कह रही हो कि आधे घंटे में टिकट मिल जाएगा। नेहा भी मुंह बनाकर नियति को देख रही थी। नेहा को भी नियति की बातें झूठ लग रही थी। तभी नियति डेविल स्माइल करके बोली, तुम कचरा हो इसलिए सबको भी खुद की और खुद के भाई की तरह मत समझो। कुएं के मेंढक को हमेशा लगता है ये कुआं ही सबसे बड़ी दुनिया है। उसकी बातें सुनकर रूही का मुंह काला पड़ गया। तभी अर्जित बोला, नियति, अभी अभी तुमने निक कहा, क्या तुम निक द सुपरस्टार से बात कर रही थी? आपको जानने की जरूरत नहीं है मिस्टर अर्जित, नियति कोल्ड वॉइस में बोली। अर्जित ने गुस्से में आपने दांत पीस लिया। वो कुछ बोलने वाला था, पर तभी अमृत ने उसे रोक दिया। वहीं विपुल जी तो चुपचाप नियति को देख रहे थे। उनकी बच्ची कितनी रूड हो गई है। उनकी दिल में ये बातें बेहद चुभ रही थी कि आज उनकी बेटी सिर्फ उनकी वजह से ही ऐसी बन गई है। वहीं सीखा जी भी आज चुप थी और नियति को बार बार देख रही थी। कल विपुल जी की सारी बातें सुनने के बाद उन्हें पता चला कि उन्होंने कितना घटिया काम किया है, इसलिए आज वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, वरना नियति की रूही को इंसल्ट करते ही वो कुछ न कुछ बोलती। वहीं रूही और अर्जित, नेहा ने कुछ नहीं कहा। रूही और नेहा मन ही मन बोली, देखते हैं कैसे तुम टिकट पति हो, तुम खुद ही अपनी बेइज्जती करवाना चाहती हो नियति। सब हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। दादी जी और दादी माँ अपनी किसी दोस्त से फोन पर बात कर रहे। सीखा जी और सरिता जी खाना बनाने चली गई थी। विपुल जी और नीरज जी बैठकर न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे और अमृत भी बीच बीच में उनसे प्रोडक्ट लॉन्च के लिए न्यू मॉडल लेने की बात कर रहा था। अर्जित, रूही और नेहा तो कब के चले जाते, पर वो तीनों जिद्दी होकर बैठे हुए थे ताकि नियति को बेवकूफ बनते हुए देख सके। वो बस टाइम का इंतजार कर रहे थे कि कब आधा घंटा होगा और कब नियति टिकट ना लाने की वजह से उसकी इंसल्ट होगी। ऐसे ही आधा घंटा बीत गया, पर कोई भी अभी तक टिकट देने नहीं आया था। तो नेहा डेविल स्माइल करते हुए धीरे से बोली, नियति, क्या तुम्हारा टिकट अभी तक नहीं आया? रूही भी नियति की मजाक उड़ाने वाली थी, वो कुछ कहती उससे पहले
तभी बटलर रामू काका आकर बोले, सर, बड़ी मेम, वो बाहर कुछ बच्चे हैं, नियति मेम से मिलना चाहते हैं। नियति की भौहें सिकुड़ गई। बच्चे बच्चे भला उससे क्यों मिलने आएंगे? तभी दादाजी बोले, ओहो, नियति की दोस्त होंगे, उन्हें अंदर आने के लिए बोलो। रामू काका बाहर चले गए। थोड़ी देर में 6 लोग घर के अंदर आए। नियति को देखते हो? वो सब नियति की तरफ भागे। उन्हें देखकर नियति की आंखें सिकुड़ गई। वो 6 लोग नियति के ऊपर कूद पड़े। वहीं उन 6 लोगों को देखकर तो सबकी आंखें फटी को फटी रह गई। खास करके अर्जित, रूही और नेहा की आंखें तो जैसे बाहर आने को थी, क्योंकि वो सब लोग कोई और नहीं बल्कि निक और रॉक बैंड के मेंबर्स थे।